स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने जो सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत राजन सीरीज को स्टार्ट किया है, उसमें ये ख़त्म होने के कगार पे है। तो आप लोग सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में बाल विकास को पढ़िए, उसके बाद शिक्षण अधिगम को एक एक वीडियो को पूरा सीरियल से हमने डाला है, उसके थंबनेल में आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो का क्रमांक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पी, अति लघु, लघु। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी डियर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके ग्रुप उनके पास व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ और जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। तो संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें बाधक होती हैं। संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं क्या हैं। तो रुचि का अभाव होगा। यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में से किसी भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं होगी। यानी कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे में पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं और पढ़ने में, कक्षा शिक्षण में, तो संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो कार्य अबाध गति से नहीं चलेगा। अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। जिस प्रकार अगर ये माइक से अच्छी तरीके से आवाज़ नहीं जाएगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वही बात है। थर्ड क्या है, संप्रेषण सामग्री की कमी। अगर संप्रेषण सामग्री नहीं है तो कैसे होगा। तो संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। चौथा, भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। सबको हिंदी आती है और लगे हम मराठी पढ़ाने तो समझ नहीं आएगी, तो ये भाषा की कमी से संप्रेषण में बाधा हो जाएगी। तो वातावरण संबंधी कमियाँ, वातावरण से भी रिलेटेड कमियाँ। यदि वातावरण में प्रतिकूलता है, जैसे अधिक गर्मी है, ठंड है, बरसात है, आंधी है, तूफान है आदि, तो भी संप्रेषण में रुकावट आ सकती है, आपको पता भी है। प्रश्न नंबर 80 है। तो प्रश्न नंबर 80 है जो लघु उत्तरी प्रश्न, आप लोग देखिए कैसे लिखना है। चूँकि ये बहुत छोटा दिया है, थोड़ा सा आप लोग बढ़ा कर सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में बताइए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बताना है। तो पहले जो भी चीज़ें ज्ञात होंगी, इसके अंतर्गत जो भी पूर्व ज्ञान के रूप में पहले से बच्चे जानते हैं उसको आधार बनाए। यानी कि ज्ञात में अज्ञात से अज्ञात की ओर में जो पूर्व ज्ञान को क्या माना जाता है, आधार बनाकर नए ज्ञान को, उन बातों को बताया जाता है और जो वे नहीं जानते हैं। इस प्रकार से शिक्षण कार्य करने से बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। यदि बालकों को अंग्रेजी पढ़ाना है तो पहले उसे अक्षर ज्ञान ABCD सिखाएं, फिर उस शब्दों के ज्ञान के आधार पर एप्पल, मैंगो, कैट आदि सिखाएं। कहने का मतलब ये है, बेसिक से सिखाना ही ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक घर बना रहे हैं तो उसमें पिलर्स होना जरूरी है, उसी प्रकार कोई भी भाषा या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके जो भी पिलर्स हैं, वर्णमाला हो गए, ABCD हो गए, मात्राएँ हो गई, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इस टाइप को क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, संश्लेषण और विश्लेषण विधि को समझाकर बताइए। तो संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले हम तथ्यों को एकत्र करते हैं जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। यानी कि संश्लेषण विधि में सबसे हम फैक्ट्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वस्तु की क्या करते हैं, वास्तविक स्थिति के बारे में समझते हैं और उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्लेषण विधि में हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को विभक्त कर लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते हैं। यानी कि संश्लेषण में हमें फैक्ट्स पता होते हैं पहले से, और विश्लेषण में विश्लेषण करके निकालते हैं फैक्ट्स और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। यही मेन डिफरेंस है संश्लेषण और विश्लेषण में। प्रश्न नंबर 82 है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा खेल विधि पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो खेल विधि पर आधारित दो शिक्षण पद्धति देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न 2018 में पूछा है, लघु उत्तरी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहला खेल विधि पर आधारित जो शिक्षण पद्धति है, टीचिंग टेक्निक है, वो क्या है, डाल्टन योजना। तो इस विधि के जन्मदाता हेलन पार्कहर्स्ट हैं। यानी कि जो डाल्टन योजना है उस विधि के जन्मदाता कौन है, योजना के
हेलन पार्कहर्स्ट। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि डाल्टन योजना के जन्मदाता हेलन पार्कहर्स्ट कहते हैं कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें सिलेबस के और पद्धति बांटा जाता है और बच्चों पे एग्ज़ाम का प्रेशर और एग्ज़ाम का टाइम टेबल का प्रेशर नहीं देना है। दूसरी क्या हो जाएगी, पहला तो हो गई डाल्टन योजना, खेल विधि प्रशिक्षण सूत्र सिद्धांत, और दूसरा क्या हो गई मॉन्टेसरी पद्धति। तो मॉन्टेसरी देखिए, इस पद्धति की जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख जाते हैं। यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति जो मारिया मॉन्टेसरी थी, वो कही थी कि बच्चों को बहुत सारी वस्तुओं खेलने को दिया जाए, TLM दिया जाए, जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें। और जो डाल्टन योजना था उसके जन्मदाता कौन थे, हेलन पार्कहर्स्ट। और बच्चों को क्षमताओं के अनुसार उन्हें उनकी पाठ्यक्रम को बांट देना है, समझाना है और उनको समय सारणी पर ध्यान नहीं ज़्यादा देना है और एग्ज़ाम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है एग्ज़ाम का। प्रश्न नंबर 83 है, शिक्षण की नवीन विधाओं के अंतर्गत वार्तालाप प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो वार्तालाप प्रणाली से आशय, तो वार्तालाप प्रणाली से शिक्षण कार्य प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों हेतु उपयोगी है, परंतु छोटी आयु के बच्चों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वार्तालाप प्रणाली में निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि वार्तालाप एक दूसरे से करना तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं अपितु बड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है। बच्चों के बीच में सहज एवं सामान्य वातावरण बनाना, जिससे वे अपनी बात को कहने में संकोच न करें। बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 84 है। तो प्रश्न नंबर 84 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, वहां से आप लोग जाकर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को पढ़ सकते हैं। और सीटेट का भी प्रिपरेशन सीरीज है, वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी आप लोग सीटेट का भी प्रैक्टिस सीरीज लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 84 है, दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण से, दक्षता आधारित शिक्षण से क्या समझते हैं। तो उत्तर है इसका, दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से TLM का प्रयोग करके बालकों में दक्षताओं का विकास करता है। दक्षता आधारित शिक्षण का अभिप्राय छात्रों की दक्षता पर न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना है, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। गणित में बालकों की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु बालकों को निम्न बातें बताना चाहिए। तो संख्याओं की धारणा, संख्याओं की पहचान, संख्याओं को लिखना, संख्याओं को लिखने का सही क्रम। तो भाषा की दक्षता इस प्रकार है। तो भाषा की दक्षता यानी कि भाषा को कैसे पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कोई भी भाषा हम कैसे सीखेंगे, पहले सुनेंगे, या तो सुन के सीख लें, या तो कोई बोल रहा तो उससे सीख लें, या तो पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, या तो कोई लिख रहा तो उससे सीखेंगे। तो ये सबसे लास्ट में लिखना आता है, इसको सुवोपली कहते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, शिक्षण विधि में प्रयुक्त कहानी या कथा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो कहानी या कथा प्रणाली से क्या आशय है। तो कहानी प्रणाली प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहानी से बच्चों को विषय सामग्री सरल एवं रुचिकर लगती है। कहानी प्रणाली से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि कहानी प्रणाली बहुत प्राचीन व्यवस्था है और बच्चों के कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, उन्हें इंटरेस्ट लाने के लिए पढ़ाई में, ये बहुत पहले से ही यूज़ किया जा रहा है। तो कहानी प्रणाली का महत्व है, क्या इस महत्व है। तो बच्चों को लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं तो बच्चे उस कहानी को लिखने के लिए प्रेरित होंगे, पढ़ने के लिए फिर से प्रेरित होंगे, और बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होगी। यानी कि बच्चे बहुत कहानी ध्यान से सुनते हैं, आपको पता भी है, तो बच्चों के अंदर ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होती है। तो ये हो गया आपका कहानी या कथा प्रणाली का आशय। प्रश्न नंबर 86 है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए, अथवा कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक चलिए देखते हैं।
तो संप्रेषण स्रोत कहाँ से आता है, संप्रेषण सामग्री क्या है, संप्रेषण माध्यम क्या है, प्राप्तकर्ताओं की गुणवत्ता क्या है, वातावरण जन्य परिस्थितियाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। यानी कि देखिए 5 है, संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, प्राप्तकर्ताओं की गुणवत्ता, वातावरण जन्य परिस्थितियाँ। प्रश्न नंबर 87 है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? शिक्षण में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, अथवा बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, अथवा बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है स्पष्ट कीजिए। यानी कि 3 टाइप के प्रश्न का उत्तर एक ही टाइप का होगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या तथा घटते संसाधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा पद्धति का जन्म हुआ है। यानी कि जैसा कि पता है दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, बहुकक्षा शिक्षण की पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक एक कक्षा को न पढ़ाकर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में 1 या 2 शिक्षक हैं। सन 1986 में हुए सर्वे के अनुसार 2870 प्राथमिक विद्यालयों में 1 शिक्षक तथा 32% प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक नियुक्त थे। यानी कि 1986 में एक बार सर्वे हुआ था, उस टाइम 2870 प्राथमिक विद्यालयों में देखा गया था कि 1 शिक्षक तथा 32% प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है तथा उनके व्यवहार की मंद गति का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार से भी बालक की विभिन्न कठिनाइयों का पता लगा सकता है। इसके लिए शिक्षक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी ताकि वह उससे खुलकर बात कर सके। तो बहुकक्षा शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। तो अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाना, अध्यापक पर जब कार्य का भार बढ़ जाता है इसीलिए बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है। शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण के लिए प्रशिक्षण न देना, शिक्षक द्वारा सभी विषयों पर समान ध्यान न दे पाना, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहना, कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव, छात्रों को समझाने में सफल न हो पाना, शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार आपका बहुकक्षा शिक्षण की विशेषता और उसका डेफिनेशन। प्रश्न नंबर 88 है, पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है? तो पुनर्बलन का तात्पर्य स्किनर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, अध्यापक द्वारा विद्यालयी कक्षा में छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, बच्चे को अपना सिर हिलाकर प्रोत्साहित करना, बच्चे को शाब्दिक पुनर्बलन देना आदि। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के पश्चात किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर शिक्षक के बोलने का प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। तो शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो शिक्षण में पुनर्बलन का जो महत्व है हम लोग बिंदुओं को देखेंगे। तो शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करने से छात्र अपने को गौरवान्वित मानते हुए शिक्षण कार्य में विशेष रुचि लेने लगते हैं। यानी कि बच्चों को शाबाशी देना है जो भी वो कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान जो भी उनको प्रशंसा हमें पुनर्बलन देना है, अभिप्रेरित करना है। ऐसे पुनर्बलन का छात्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे वे प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा क्या है पुनर्बलन का महत्व? तो पुनर्बलन का संबंध छात्र के कक्षागत क्रियाकलापों से सीधा होता है। उन्हें पुनः प्रेरित करने की शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या हो जाएगा? सकारात्मक पुनर्बलन से अध्यापक एवं छात्र के मध्य मैत्री भाव का विकास होता है। चौथा क्या हो जाएगा? शिक्षक का छात्रों को आशा भरी दृष्टि से देखना, प्रसन्न भावाभिव्यक्ति जैसे सकारात्मक संकेतों के प्रयोगों से छात्र उत्साहित होते हैं जिसका शिक्षण में विशेष महत्व है। पांचवा क्या है? पुनर्बलन से छात्रों में शिक्षण के प्रति विशेष उत्साह जागृत होता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है।
प्रश्न नंबर 89 है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से क्या आशा है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताना है। तो संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की योजना है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है जो संविधान की धारा 45 के अनुसार ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की योजना का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो लिखा रहता है प्राइमरी स्कूल में सब पढ़ें सब बढ़ें, तो ये किस अभियान के तहत लिखा गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का योजना के माध्यम से कहा गया है। और यह एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक भी माना जाता है, यानी कि जो भी देश डेमोक्रेसी है उसके लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षित हो, यानी कि कम से कम 6 से 14 वर्ष के सारे लोग शिक्षित हों। यह संविधान 45 धारा में लिखा गया है। और इसका 2 नारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया गया था, सब पढ़ें सब बढ़ें। प्रश्न नंबर 90 है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। तो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं, तो इस विधि में शिक्षा को वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया है। मारिया मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर पद्धति का निर्माण किया है। इनका मानना था कि लिखना एवं पढ़ना सिखाने की पद्धतियां बिल्कुल नई हैं। उन्होंने पहली बार लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया था। मॉन्टेसरी द्वारा अनुमोदित ज्ञानेंद्रिय शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। तो ये सारी मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं हो गई। सबसे पहले वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया, उनके निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग के आधार पर निर्माण किया गया। बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने की पद्धतियाँ बिल्कुल नई हैं, और उन्हें लिखना और सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पे जोर दिया गया, और उनको अनुमोदित ज्ञानेंद्रिय शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल माना गया मॉन्टेसरी पद्धति को। तो प्रश्न नंबर 91 है, शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रयुक्त अभिनय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो अभिनय प्रणाली से आशय देखिए क्या होता है। तो अभिनय प्रणाली को नाटक प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि अभिनय को क्या कहते हैं, नाटक, कॉमेडी, ठीक है। अभिनय का अर्थ है किसी कहानी या नाटक के पात्रों एवं उनके क्रियाकलापों को शरीर की गतियों से प्रकट करना, यानी कि कॉमेडी करना वगैरह, अभिनय करना, मंचन करना। अभिनय प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अभिनय प्रणाली के भी उद्देश्य यहाँ पे देखा जाता है क्या है। तो बच्चों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कुछ बच्चे हंसाते हैं, कुछ बच्चे इमोशनली टाइप को हंसाते हैं। बच्चों में धारा प्रवाह बोल सकने की क्षमता का विकास होता है। अगर बच्चे कॉमेडी करेंगे, मंच पे जाएंगे, तो बच्चों के अंदर बोलने की क्षमता होगी, जो भी फ्लुएंसी होगी वो आएगी। प्रश्न नंबर 92 है, शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रयुक्त प्रदर्शन विधि से आप क्या समझते हैं। तो टीचिंग मेथड में जो प्रयुक्त प्रदर्शन विधि है, तो उससे आशय देखिए क्या है। तो प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। जैसा कि मैंने आपको इसके 2-3 वीडियो में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रदर्शन विधि क्या होती है। तो प्रदर्शन विधि साइंस में एक्सपेरिमेंट जो भी होता है, देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर्स आते हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगे रहते हैं, उसे पूछा जाता है और बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे सीखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। विज्ञान विषय मुख्य रूप से प्रयोगों पर आधारित होता है। जैसा कि आपको पता है साइंस एक्सपेरिमेंट वाली सब्जेक्ट है, जिनका संपादन प्रयोगशालाओं में होता है, संभव है। अतः विज्ञान विषय हेतु प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर सबसे लास्ट यही है 93। देखिए इस प्रकार हम लोग शिक्षण अधिगम राजन सीरीज को लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को समझाते हुए हमने पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको अगर ये मेहनत पसंद आई तो, और आगे भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। एग्ज़ाम तक मैं सारे सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूँगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में, यानी कि एक अच्छे हम मान लीजिए हम प्रश्न पूछने वाले हैं,
कोई शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली किन्हीं सावधानियों का वर्णन कीजिए। यानी कि कक्षा शिक्षण करते समय एक शिक्षक को बच्चों से प्रश्न पूछते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं। तो कीपिंग प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के समय रखी जाने वाली सावधानियां। शिक्षक का अपने काम में सफल होना तथा शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा आधार प्रश्न है। प्रश्न पूछते समय निम्न सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रश्न भाई स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए, खचपचाहट नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के पश्चात बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा को ध्यान में रखते हुए पूछे जाएं। प्रश्न प्रेषित करने वाले हों। प्रश्नों का वितरण संपूर्ण कक्षा में होना चाहिए। प्रश्न कक्षा के स्तरानुकूल होने चाहिए, यानी कि क्लास के हिसाब से होने चाहिए। प्रश्न बालकों के विचारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करने वाले होने चाहिए। प्रश्नों की शब्दावली उचित होनी चाहिए। प्रश्नों में अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न आत्मविश्वास के साथ पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों को दोहराना दोषपूर्ण है। प्रश्न को बार बार दोहराना दोषपूर्ण है। प्रश्नों को सहज एवं स्वाभाविक रूप से पूछा जाना चाहिए। बालकों द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक द्वारा दोहराया न जाए। बालकों के सही अथवा गलत उत्तर का निर्णय शिक्षक को स्पष्ट रूप से देना चाहिए। यानी कि बच्चे जो भी गलत या सही कर रहे हैं उसका प्रश्न पूछने के बाद उत्तर बच्चे दे रहे हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से क्लियर करना है। प्रश्नों की झड़ी लगाना अनुचित है, यानी कि खूब ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पूछना शिक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसका सतर्कता के साथ प्रयोग कर शिक्षक शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमने सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम राजन सीरीज हमने पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और थर्ड पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम ये जो शिक्षण अधिगम है उसका मॉडल पेपर अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। देख लीजिएगा कि क्या ये जो हमने पढ़ाया है उसी टाइप के प्रश्न पूछता है कि नहीं, आप लोग को प्रश्नों में दिख जाएगा। अभी 1-2 साल का प्रीवियस ईयर हम आपको देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करते हैं और मिलते हैं। जय हिंद।